चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। तो राइट डाउन द हेडिंग बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, देखो नाम से इंडिकेट हो रहा है कि बाइनोमियल थ्योरम मतलब कि कोई थ्योरम पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, एक थ्योरम है जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, उसको समझना है और उसको कैसे अप्लाई करते हैं, वो कहाँ कहाँ अप्लाई होती है, उसके क्या क्या अप्लाई होने के टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो सब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन इसमें थ्योरम तो पढ़ना है तो हमें समझ में आ रहा है, बट बाइनोमियल का मतलब क्या है पहले वो समझते हैं। देखो बाइनोमियल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, बाई। बाई का मतलब क्या होता है, टू, है ना। बाई का मतलब होता है टू, बाई का मतलब होगा टू। ठीक है, जैसे मोनो का मतलब होता है वन, याद आया। मोनोमियल बाइनोमियल कुछ याद आ रहा है, ठीक है। तो वैसा ही है, तो बाई का मतलब होता है टू, पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है, और नोमियल का मतलब टर्म्स। ठीक है, तो बाइनोमियल का पूरा अगर कॉम्बिनेशन आप देखोगे, बाइनोमियल यानी कि टू टर्म्स, तो कहने का मतलब ये कि जो थ्योरम है ना, ये दो टर्म्स पे अप्लाई होंगी। कहाँ अप्लाई होंगी, दो टर्म्स पे अप्लाई होंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पूरा मीनिंग लिख देता हूँ। बाइनोमियल का मतलब क्या हो गया, टू टर्म्स। ठीक है, लिखिए इसको मेरे साथ साथ, टू टर्म्स। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी आई होप, कि बाइनोमियल थ्योरम जो है वो दो टर्म्स पे अप्लाई होंगी। ठीक है, अब देखो बाइनोमियल थ्योरम दो टर्म्स पे अप्लाई होगी, बात समझ में आ गई, इतनी बात तो समझ में आती है। ठीक है ना, तो अब दो टर्म्स, टर्म्स का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कोई कहता है कि a प्लस बी की होल पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कितनी टर्म्स है, यहाँ पे दो टर्म्स है, उसकी पावर में एक n लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो दो टर्म्स पे आप बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए दो टर्म्स में टर्म्स क्या है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर ए बी लिख दिया कहीं पे, तो ए बी क्या है, एक ही टर्म है, ये पता होना चाहिए ना, बेसिक चीज़ें ये। चलिए, तो बिफोर इंटरिंग इनटू बाइनोमियल थ्योरम, अभी हम प्रॉपरली बाइनोमियल थ्योरम में इंटर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बाइनोमियल थ्योरम में जितना भी बेसिक हम यूज़ करेंगे वो जाकर के लगता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन हमारा अगला चैप्टर होगा, उसमें जो कॉम्बिनेशन वाला पार्ट है ना, वो कॉम्बिनेशन वाला पार्ट का हमें एटलीस्ट बेसिक पता होना चाहिए कि बेसिक उसमें क्या क्या आता है, कौन कौन से फॉर्मूलेज हैं, है ना। हमें कॉम्बिनेशन की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि उसका यूज़ बाइनोमियल में होता है। तो अल्टीमेटली मैं कहना ये चाहता हूँ कि बाइनोमियल के साथ साथ आप थोड़ा पार्ट कॉम्बिनेशन का भी पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर, ताकि आपको नेक्स्ट चैप्टर परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ें तो वहाँ पे इतनी परेशानी ना हो, क्योंकि थोड़ा बहुत हमने जाना हुआ रहेगा पहले से। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग लिखिएगा बेसिक, हेडिंग लिख लो बेसिक, कि हमें क्या क्या बेसिक पढ़ना है। ठीक है, देखो बेसिक में सबसे पहला पार्ट जो है उसमें लिखिएगा पॉइंट नंबर 1, इसके अंदर हेडिंग लिख लीजिएगा बेसिक में, अंडरस्टैंडिंग ऑफ NCR एंड NPR। ठीक है ना, NCR एंड NPR। ठीक है, ये C बीच में लिखा है, N और R उसके ऊपर और नीचे लिखे हैं ना, एक साथ नहीं लिखा है। NCR ऐसा लिखा है, NCR ऐसा, NCR ऐसे नहीं लिखा है, ये गलत है। ये सही है। ठीक है, ये NPR है। अब देखो इसमें C का मतलब कॉम्बिनेशन, P का मतलब परमुटेशन, N और R क्या है अभी समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है ना, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ NCR एंड NPR में सबसे पहले जो हमारे काम का ज़्यादा है ना वो NCR है, NPR का रोल नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे किसका रोल है, मैंने अभी बोला कॉम्बिनेशन का रोल है ज़्यादा यहाँ पे, ज़्यादा क्या है ही कॉम्बिनेशन का पूरा रोल। तो NPR से हम ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो NCR का मतलब क्या है, सबसे पहले तो NCR क्या है वो समझे, पता है क्या है NCR? n number of objects are taken, r number of objects are selected from total n number of objects। सबसे पहले NCR के बारे में जो बात आपको लिखनी है वो लिखें कि ये क्या है, ये एक नोटेशन है। क्या है ये, नोटेशन है। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए कि ये एक नोटेशन है। अब ये किस चीज़ का नोटेशन है, जो तू बता रहा था वो बात सही है। NCR का मतलब होता है सलेक्शन ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। NCR का मतलब क्या है, सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि आपके पास
कुछ यहाँ पर आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे हैं या कुछ थिंग्स रखी है आपके पास, टोटल n थिंग्स रखी है, उसमें से आपने अपनी मर्जी की r थिंग्स को सेलेक्ट किया है। क्या किया है आपने? अपनी मर्जी की r थिंग्स को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उसका आप क्या कहोगे? NCR। ठीक है ना? NCR का मतलब होता है कि नोटेशन है। किस चीज़ का नोटेशन है? n थिंग्स में से r थिंग्स को सेलेक्ट करने का नोटेशन है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे लिख लीजिए साइड में। सेलेक्शन ऑफ, लिखें सेलेक्शन ऑफ r things out of n different things। ठीक है, हो गया? यहाँ तक लिख लिया? देखो, अब सेलेक्टिंग आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स, ये इसका मतलब हो गया एनसीआर। ठीक है, अब दूसरी बात इसके अंदर जो जानने वाली है वो ये है कि आपके पास जो वस्तुएं है ना, जो आपके पास ऑब्जेक्ट है सेलेक्ट करने के लिए आउट ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से, तो वो आपके पास क्या होने चाहिए? बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होने चाहिए। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मेरे पास -3 बॉल्स हैं, उसमें से मैंने -2 बॉल्स को सेलेक्ट किया। ये बोलने में बहुत वियर्ड सा लगेगा ना, इससे अच्छा आप ज़्यादा अच्छा है कि आप इन दोनों को पहले क्लियर कर दो कि ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं बोल दूँ n एंड r बिलोंग्स टू, कहाँ? बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, दूसरी बात इसमें ये भी मैं क्लियर कर दूँ कि n हमेशा r के बराबर या r से बड़ा होगा। क्योंकि जैसे आपके पास टोटल जो ऑब्जेक्ट है, आप उसमें से सारे के सारे सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर उससे थोड़े थोड़े लेकर के सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी आपके जो सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट है वो आप सारे भी ले सकते हो या उसमें से हमेशा थोड़े लोगे, कम लोगे। ऐसा तो नहीं कि मेरे पास 5 पेन है और मेरे को 6 सेलेक्ट करने आउट ऑफ 5 पेन में, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्लियर कर लेना अपने माइंड में कि n हमेशा r के बराबर या r से बड़ा होगा। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? अब देखो, इसका मतलब क्या है? जैसे NCR का मतलब हुआ कि r थिंग्स को सेलेक्ट करना आउट ऑफ n थिंग्स में से। तो जैसे किसी ने बोला आपको कि 10C3, तो 10C3 का मतलब क्या हुआ? 3 चीजें सिलेक्ट करनी है, 10 चीजें। सेलेक्टिंग 3 थिंग्स आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। लिख दूं यहाँ पे मैं, सेलेक्टिंग 3 थिंग्स आउट ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स। अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना। ठीक है, 10C3 का मतलब होता है सेलेक्टिंग 3 थिंग्स आउट ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स। यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इसको आप इससे कंपेयर कर सकते हैं, समझ सकते हैं आराम से। अब सुनना, जब आपके पास 10 डिफरेंट थिंग्स थी, उसमें से आपका माइंड 3 डिफरेंट थिंग्स को सेलेक्ट कर रहा था। वो 3 डिफरेंट थिंग कोई भी हो सकती है। तो उसी टाइम पर जब आप 3 डिफरेंट थिंग्स को सेलेक्ट कर रहे थे, उसी टाइम पर आपका माइंड 7 थिंग्स को रिजेक्ट कर रहा था। कर रहा था कि नहीं कर रहा था? कर रहा था ना, उसी टाइम पे साइमल्टेनियसली कर रहा था, वो कर रहा था ना। तो इसी बात को मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, रिजेक्टिंग 7 थिंग्स आउट ऑफ 10 डिफरेंट थिंग। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं, बात एक ही है दोनों। आएगा समझ में? अब देखो, रिजेक्टिंग 7 थिंग्स आउट ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स का मतलब हुआ 10C7। नहीं आया समझ में? जब आप NCR का मतलब बोलते हो सेलेक्टिंग, तो उसी टाइम पे आप कुछ ऑब्जेक्ट्स को रिजेक्ट भी कर रहे हो। तो सेलेक्टिंग रिजेक्टिंग हमारे लिए दोनों सिनोनिम्स हो गए इस कंडीशन में, NCR के लिए। नहीं आया समझ में? आएगा? तो आप इसको क्या लिखोगे? इसको आप लिखोगे 10C7। आपका इसका 10C7 हो गया ना इसकी वैल्यू, लेकिन लेफ्ट साइड क्या चल रहा था शुरू से ही? 10C3 चल रहा था कि नहीं चल रहा था? तो इसका मतलब 10C3 जो है वो 10C7 के इक्वल है। आएगा समझ में? तो यहाँ से एक बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी हम क्लियर कर सकते हैं कि NCR इज इक्वल टू NCn-R। आया समझ में? ठीक है, देखो n तो दोनों में सेम है 10, लेकिन इधर आपके पास 3 है और इधर आपके पास 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करके लिखा है, दैट इज n-R लिखा है। इधर लिखा है कि नहीं लिखा है? आया समझ में? तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, पॉइंट नंबर 3 में आप लिखेंगे इसको। आ रहा है समझ में? ठीक है, लिखें इसको, इसको लिख लीजिए। हो गया? यहाँ तक लिख लिया होगा। देखो, एक पॉइंट और मैं लिख देता हूँ, उसके बाद आप कॉपी कर लेना आराम से, मैं टाइम दे दूंगा आपको। ठीक है ना? देखो, NCR का मतलब हमने अभी समझा। अब NCR का फॉर्मूला भी होता है,
हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, जैसे आपने अभी यहाँ पे सीखा कि 10C3 का मतलब बताया, ठीक है, सर समझ में आ गया, सिलेक्टिंग 3 थिंग्स आउट ऑफ 10 डिफरेंट थिंग। तो आप सेलेक्ट करने के आपके पास तरीके कितने हुए ये भी तो बताओ हमको। तो इसका मतलब 10C3 को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितने तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कितने वेज है आपके, नंबर ऑफ वेज कितने हैं सिलेक्ट करने के, आएगा समझ में, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला बनता है NCR का n फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है फैक्टोरियल, अभी मैं आऊँगा उस पर, अभी ये फॉर्मूला लिख लो सिर्फ, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। अभी ये जो वर्ड है ना फैक्टोरियल, इस पर मैं आ रहा हूँ, बस आप इतना यहाँ तो कॉपी कर लो पहले, अब आते हैं हम फैक्टोरियल पे, कॉपी करो इतना। देखो अगला जो हम लोग अभी बात कर रहे थे ना, फॉर्मूला लिखते वक्त मेरे मुंह से एक वर्ड निकलता था फैक्टोरियल, तो अगला टाइटल लिखेंगे फैक्टोरियल, लिखे हेडिंग फैक्टोरियल। लिखा। देखो फैक्टोरियल भी एक तरीके का नोटेशन है, क्या है, नोटेशन है, ठीक है ना। और इसका जो सिंबल होता है ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नोटेशन है ये, और इसका जो सिंबल होता है इसको दो तरीके से हम दिखाते हैं, इसका सिंबल दो तरीके से हम लिखते हैं। जो पहला तरीका है इसके सिंबल को लिखने का, वो ऐसा, इस तरीके से एल जैसा बनाना है, कैसे बनाना है, एल जैसा, ठीक है ना। या फिर इसको फैंसी तरीके से अगर बनाए तो इस तरीके से, ठीक है ना, ऐसे भी बनाते हैं, हाँ बिल्कुल वैसे ही। ये भी फैक्टोरियल है, ये भी है, दोनों में से जैसा भी आपको कहीं भी दिख जाए समझ जाना है ये फैक्टोरियल की बात। अब ये तो बात समझ में आ गई कि ये नोटेशन है, इसके ये सिंबल है, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है। तो फैक्टोरियल की डेफिनेशन क्या होती है पता है क्या, नहीं, प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर, लिखें एरो बना के लिख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर की यहाँ पे बात हो रही है। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से लेकर के कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं, लेकिन उसमें से हम n नेचुरल नंबर का एक सेट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, n नेचुरल नंबर का सेट बना रहे हैं, ठीक है ना। इन्फिनिटी नंबर में से हमने एक सेट बनाया, n नेचुरल नंबर का मतलब n नंबर, n कोई भी एक फाइनाइट क्वांटिटी है, कोई भी नंबर हो सकता है n, अकॉर्डिंग टू यू कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर इसको आप लिखोगे तो n फैक्टोरियल बोलोगे तो ऐसे ही ना, इसको n फैक्टोरियल, इसको ऐसे लिखेंगे। तो n फैक्टोरियल का जो वैल्यू होगा वो ये होगा कि हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू लिखते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 से लेकर के 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक हम जाते हैं, ठीक है। ये n फैक्टोरियल का मतलब है। क्या बोला हमने यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर। हमने क्या किया, उस n को एक एक करके घटाते गए, डिसेंड करते गए कि नहीं करते गए। देखो n फिर एक कम किया, एक और कम किया, करते 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 आखिरी आदमी, आखिरी नेचुरल नंबर हमारे अकॉर्डिंग ना, इसके अकॉर्डिंग 1 तक जाएंगे हम, ठीक है। अगर आप ऐसे पीछे से सेट शुरू कर रहे हो नेचुरल नंबर का, तो ऐसे लिखोगे, ये n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं हम n फैक्टोरियल। आया समझ में। अब देखो इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज किसी से आपने बोला कि मुझे बताओ 7 फैक्टोरियल बताओ, क्या बताओ, 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 7 को आप घटते क्रम में एक एक कम करते करते मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 1 तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, 1 तक, क्योंकि n की जगह किसी ने 7 रख दिया, तो यहाँ पे रखो 7, फिर एक कम करो 6, फिर एक और कम करो 5, फिर 4 3 2 1, आएगा समझ में। अगर कोई आपसे बोलेगा 6 फैक्टोरियल बताओ, तो इसको आप क्या लिखोगे, 6 5 4 3 2 1, ये सब मल्टीप्लीकेशन के साइन है बीच में, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई हो रही है चीज़ें, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा, 5 फैक्टोरियल, ठीक है, कितना जाएगा, 5 4 3 2 1, फिर आएगा 4 फैक्टोरियल, बोलो कितना, 4 3 2 1, कोई दिक्कत इसमें। फिर कौन आएगा, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, इधर लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ 3 फैक्टोरियल, कितना जाएगा, 3 2 1, फिर आएगा 2 फैक्टोरियल। मैं अभी समझ में आएगा मैं क्यों लिख रहा हूँ इतना सब कुछ, क्यों लिख रहा हूँ पता है मैं, क्योंकि आपको बेटा आने वाले टाइम में 1 फैक्टोरियल से लेकर के 7 फैक्टोरियल तक के आंसर्स रटे हुए होने चाहिए, ये आपको रट जाने चाहिए सारी वैल्यूज़, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ से शुरू करते हैं वापस। 1 फैक्टोरियल अगर कोई आपसे पूछेगा तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1, क्योंकि 1 को आप एक ही बार खोलोगे, इससे पीछे जाना नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 आएगा नहीं, और ऐसे हर एक में 0 लगा दोगे 1 के पीछे जाके तो सब 0 हो जाएंगे, इसलिए आप 0 तक जाएंगे नहीं। 1 फैक्टोरियल 1 हो गया, ठीक है। इसी में एक स्पेसिफिक केस है 0 फैक्टोरियल,
वो 1 होता है। तो ये स्पेसिफिक केस है, आपको याद रखना पड़ेगा कि 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। मैंने स्टार लगा दिया इसलिए इस पे। अब देखो 2 फैक्टोरियल बोले तो 2 इंटू 1 दैट इज 2। 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 6, मल्टीप्लाई करते चलो 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। 4 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 24, वेरी गुड। 5 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 120, वेरी गुड। ये कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, नहीं देखो देखो अब ध्यान से सुनो, 5 से लेकर के 1 तक का मल्टीप्लिकेशन कितना हो रहा है 120। तो ये हो गया 120, 120 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 12 6 जा 72, कितना हो जाएगा 720। आएगा समझ में। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये 6 से लेकर के 1 तक 720, 720 को 7 से मल्टीप्लाई करो 5040, वेरी गुड। 50 40, ये याद करनी पड़ेंगी चीज़ें। मैं यहाँ लिख देता हूँ रिमेंबर दिस ऑल वैल्यूज़, ये आपको याद आने चाहिए सारी चीज़ें टाइम पे। और 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो अभी मैंने जो थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा था, फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने, बोलो। NCR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो आपको अब समझ में आ गया होगा फैक्टोरियल का मतलब वहाँ पे क्या हम लिखेंगे, ठीक है। और इस पर हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, कुछ वैल्यूज़ भी निकालना सीखेंगे। पहले इतना कॉपी करो। देखो NCR का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, अब उस पर प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी, ठीक है। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि 10C3 का वैल्यू बताओ मुझे कैलकुलेट करके, ठीक है ना, तो आप कैसे लिखोगे। आपके पास NCR का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल ना। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखते हैं। ये वाला फैक्टोरियल में ऊपर लिखते हैं न्यूमरेटर में, ये वाला डिनोमिनेटर में, और इनका डिफरेंस भी मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लिखेंगे, ठीक है। तो सेम यहाँ पे अप्लाई करो, कितना जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 3 दैट इज 7 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखो 10 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 10 बोलो इंटू 9 इंटू 8 इंटू, है ना, 7 6 5 4 3 2 1। तो क्या 7 से लेकर के 1 तक का जो मल्टीप्लिकेशन उसको मैं 7 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, है ना। और नीचे 3 फैक्टोरियल कितना जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। और ये वाला 7 फैक्टोरियल मैंने एज इट इज़ रखा। मेहनत करने से बचो ना, आप थोड़ा स्मार्ट काम करना सीखो। ये दोनों कटने वाले हैं, चाहो तो आप 7 फैक्टोरियल को पूरा खोल लो, इधर भी पूरा खोलोगे तो सेम वैल्यू कट जाएंगी, ठीक है। तो उतने ही पत्ते खोलो जितनी ज़रूरत है। आया समझ में, सारे पत्ते नहीं बिखेरना ना, ये पत्ते की तरह बिखर जाता है एकदम से ना, बिखरता है पत्ते की तरह। अब देखो इसको सॉल्व करो, कितना आंसर आएगा बोलो। 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, तो ये जाएगा 120। आएगा समझ में। तो 10C3 कितना हुआ 120। आया समझ में, ठीक है। अब सुनना, 10C3 का मतलब 10 डिफरेंट थिंग्स में से 3 थिंग्स को आपने सेलेक्ट किया और आपके पास सेलेक्ट करने के 120 वेज हैं। इसका मतलब ये निकला। आएगा समझ में। इसी के पैरेलली मैंने ये भी बताया था कि 10C7 का मतलब रिजेक्टिंग ऑफ 7 थिंग्स, रिजेक्शन ऑफ 7 थिंग्स आउट ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स। तो इसका मैंने आपको बताया ना NCR इक्वल टू NCN माइनस R। तो 10C3 को आप 10C7 भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो 10C7। और दोनों ही केसेस में आंसर क्या आएगा 120 ही आएगा। नहीं आया समझ में। अरे 10C7 को खोल के देखो ना, 10C7 खोलो इधर, 10C7 का फॉर्मूला लगा दो 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू बोलो 10 माइनस 7 का फैक्टर। अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, ये 7 और 3 बस आगे पीछे लिखे हैं, कैलकुलेट करोगे तो 120 ही आएगा। आएगा समझ में, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ वैल्यूज़ दे दूँ, ये कॉपी कर लेना, और कुछ वैल्यूज़ मैं दे देता हूँ, तो वो आप मुझे भी कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है। इसको कॉपी करना शुरू करो, मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। पहला एग्जाम्पल है 8C3, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहीं पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट, फिर सेकंड में लिख देता हूँ यहाँ पे 5C0, थर्ड 5C2, ठीक है। इसके बाद कैलकुलेट करेंगे आप लोग 10C1, 10C1 के बाद 8C8। चलो इतनी वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। चलिए देखिए बताओ 8C3 कितना आया 56। कितना आया 56। मैं करूँ कैलकुलेट क्या, चल अभी मैं लिख देता हूँ 56 आया। फिर 5C0 कितना आया 0। 5C0 0 आ गया। 5 चीज़ों है, अंदर से 0 सिलेक्ट है, एक भी फॉर्मूला लगा के बताओ मुझे, मैं ऐसे नहीं तुक्के नहीं चलेंगे। फॉर्मूला लगाया था नहीं। तो फिर गलत है 0 इसका आंसर।
5C0 1 आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे फॉर्मूला लगाना, देख 5C0 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 0 दैट इज 5 फैक्टोरियल। तो ऊपर वाला 5 फैक्टोरियल नीचे वाले से कट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे 0 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, तो 1 बाय 1 1 हो जाएगा। ऐसे तुक्के नहीं मारना है, ठीक है। और ये तो सही आ रहा है ना, ये मैं देखूँ मैं करके इसको, चलो देख लेते हैं इसको। अभी इसका कितना आया आंसर? 10 आया, ये तो सही है। चलो बताओ 10C1 कितना आया? 10 आया। 8C8 कितना आया? 1 आया। आया ना? देखो 8C3 को तुमने कैसे सॉल्व किया बताओ? अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। फिर कैसे सॉल्व किया इसको? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल। ये दोनों कट गए होंगे, ये 3 2 जा 6 से 6 कट गया, कितना आया? 56 आया। आया ना? अब देखो 8C3 को सॉल्व करने का एक तरीका और सिखाता हूँ, बोले तो NCR को सॉल्व करने का एक तरीका और सिखाता हूँ। जरूरी नहीं हर बार हम ये फॉर्मूला लगाएं, ठीक है ना। इसको मैं सॉल्व करने का दूसरा एक ओरल मेथड है वो सिखाता हूँ। इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि मैं बार बार फैक्टोरियल में लिखूँ, फिर ओपन करूँ, ये करूँ वो करूँ। वो तरीका प्रॉपर है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बट आपको अगर बहुत जल्दी है और जल्दी में सॉल्व करना है, आंसर करेक्ट ही आएगा। तो देखो 8C3 को सॉल्व करने का तरीका ये होता है, जो मैं अपने मन में करता हूँ वो ये है कि मैं 8 को घटते क्रम में 3 बार खोलूँगा न्यूमरेटर में। 8 को मैंने घटते क्रम में 3 बार खोला, 8 7 6 खोल दिया, बस कुछ नहीं लिखा उसके बाद मैंने। उसके बाद नीचे वाले 3 को ना 3 फैक्टोरियल समझ के ओपन कर दो। नीचे वाला कौन है? 3 फैक्टोरियल, दैट इज 3 इंटू 2 इंटू 1। तो देखो ये सेम आ रहा है, 6 से 6 कटा, 8 7 जा 56 आएगा समझ में। वैसे सिमिलरली 10C3 को भी आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे? 10 को घटते क्रम में 3 बार खोलो, जितना यहाँ लिखा है ना उतनी बार घटते क्रम में खोलो। 10C3 को घटते क्रम में खोलोगे तो कितना आएगा? 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन इसका फैक्टोरियल खोल लो नीचे, 3 इंटू 2 इंटू 1। देखो ये 3 3 जा 9, 2 4 जा 8 और कितना आ जाएगा टोटल? 120। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये तरीका ओरल तरीका है, इसको आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ध्यान रखना कि अगर सर सपोज एक बच्चे के मन में क्वेश्चन आया कि सर सपोज यहाँ पे 8C7 होता, तब तो मैं 8 को 7 बार खोलता। सर बात तो एक ही होगी ना। तो बेटा ये फॉर्मूला, ये जो तरीका मैं सिखा रहा हूँ ना, ये कब लगाना है? जब आपका यहाँ पे जो आर है ना, आर इस n के आधे से क्या हो? n के आधे से ज़्यादा हो तब लगाना है। नहीं यहाँ समझ में? या फिर ऐसा सोचो n के आधे से ज़्यादा नहीं, n के आधे से कम हो तो लगा लो। नहीं यहाँ समझ में? जैसे यहाँ पे 8C4 तक होता तो आप फॉर्मूला लगा देते 8 को 4 टाइम्स ओपन किया, नीचे 4 फैक्टोरियल को ओपन कर दिया, आएगा समझ में। लेकिन 8C5 होता तब मैं क्या करता सर? तब 8C5 को आप क्या करते? 8C5 को आप पहले लिखते 8C3, लिखते कि नहीं लिखते? कैसे लिखते सर इसको? NCR को NCN-R से लिखते सर हम। उसके बाद में 8C3 को ओपन करता, 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इसका मतलब सर 8C3 और 8C5 इक्वल? हाँ इक्वल, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, NCR बराबर NCN-R, और ये उसका प्रूफ भी आपके सामने है कि नहीं है? ठीक है। तो आपका R अगर इसके आधे से ज़्यादा हो तो पहले उसको इस फॉर्मूले से छोटा कर लो, नीचे वाले R को, एंड देन फिर इसको जैसा मैं सिखा रहा हूँ वैसे ओपन करके सॉल्व कर लो, आएगा समझ में? कर लेंगे ऐसा हम, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन देने के पीछे मेरे पास 3 पर्पस थे। आने वाले टाइम में अब मैं अगला पॉइंट जो लिखूंगा यहाँ पे, इसके बिहाफ पे हमारे पास कुछ रिजल्ट आ गए। अब वो रिजल्ट क्या क्या है देखना, सुनना ध्यान से, मैं तो इसको रफ कर देता हूँ। देखो 5C0 कितना आया? 1। अगर कोई आपसे पूछता 6C0 तो वो भी 1 आता। सोच के देखो, ऊपर 6 फैक्टोरियल, नीचे 0 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 0 फैक्टोरियल, आया कि नहीं आया समझ में? तो 6 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल और 6 माइनस 0 यानी 6 फैक्टोरियल, कट जाता तो 1 ही आता ना, 0 फैक्टोरियल तो 1 हो जाता, तो 1 आ गया। अच्छा इसका मतलब सर अगर कोई मुझसे पूछेगा कि NC0 तो मैं आंसर दूंगा 1। नहीं आया समझ में? n कुछ भी नेचुरल नंबर से रख लो आप, 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, कुछ भी रख लो, आएगा समझ में? अच्छा इसके बिहाफ पे मैं एक रिजल्ट और लिखूंगा, 10C1 10 आया। अगर कोई आपसे पूछता बताओ 5C1 बताओ तो वो 5 आता। सोच के देखो, 5 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, सही है क्या? ऊपर वाले 5 को ओपन किया आपने, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, कट गया, कितना बचा? 5। इसका मतलब सर NC1 का मतलब n होता है, NC1 का मतलब क्या होता है? n होता है,
सही है क्या? जिससे 10C1 का मतलब 10, 5C1 का मतलब 5, वैसे NC1 का मतलब n। ये हम क्यों कर रहे हैं पता है? ताकि हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते वक्त हमारे जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होते हैं ना वो NCR की फॉर्म में होते हैं, तब वहाँ हमें फटाफट क्लिक करनी आएंगी, ये वैल्यूज क्लिक होंगी ना, तो हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा आसान होगा, कम टाइम में हम जल्दी अप्रोच कर पाएंगे। इसीलिए मैं ये कॉम्बिनेशन वाली चीज़ों पर टाइम दे रहा हूँ, आया समझ में? इसलिए इन चीज़ों पर जितनी अच्छी कमांड होगी उतना अच्छा। अब इस पर आप अपने मन से भर भर के क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन सोच सकते हैं आप, मतलब एक छोटा सा नंबर लेकर के, ऐसा नहीं कि सर मैंने तो 1 लाख 1C मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ सर, तो बहुत टफ हो जाएगा बेटा, ऐसा नहीं, इतना गंदा नहीं सोचना। ज़्यादा से ज़्यादा आप 20-25 तक जा सकते हो, इजी पड़ेगा आपको, ठीक है। अच्छा, इसके बिहाफ पे 8C8 कितना आया? 1 आया। 8C8 1 आया ना, तो अगर 8C8 1 आया तो इसका मतलब NCN भी कितना आएगा? 1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो ये जो रिजल्ट है ना 3, ये आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए। देखो इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो NC0 कितना होगा? NC0 1 होगा, NC1 कितना होगा? n होगा, और NCN कितना होगा? 1 हो जाएगा। सर ये दोनों फर्स्ट और थर्ड एक ही है ना? हाँ, है एक ही बात है, क्योंकि NCR को NCN-R से सोल्व करोगे ना, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखोगे तो 0 ही आएगा, फॉर्मूला सेम ही है, आएगा समझ में, ठीक है। तो इसको आप कॉपी कर लो इतनी सारी बातों को, फिर आगे चलते हैं। अब देखो जितनी बातें हम अभी तक कॉम्बिनेशन पे कर रहे थे ना, उसके बिहाफ पे जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं वो सब मैं यहाँ पे समराइज़ कर देता हूँ। तो हेडिंग लिख लेना इंपॉर्टेंट रिजल्ट, और उसमें कुछ रिजल्ट हम नए भी ऐड करते चलेंगे, ठीक है। देखो पहला रिजल्ट क्या है? पहला रिजल्ट ये है, पहला रिजल्ट इन द सेंस कि पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं वापस से। NCR का फॉर्मूला क्या होगा? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, आएगा समझ में? फैक्टोरियल को लिखने का दूसरा तरीका ये है जो मोस्टली लिखा जाता है, ठीक है। सेकेंड, NCR को आप लिख सकते हो NCN माइनस R, ठीक है, सही है। अभी मैं इस फॉर्मूले को और अच्छे से करेक्ट कर देता हूँ कि ये फॉर्मूला हम कब लगाएंगे? कब लगाएंगे? जब हमारा R जो होगा वो N के आधे से ज़्यादा होगा। N का आधे से अगर R बड़ा होगा तो ये फॉर्मूला लगा के हम इसको छोटा कर लेंगे ना, ताकि हम फैक्टोरियल ओपन करने का जो तरीका मैंने अभी ओरली सिखाया था आपको वो आप लगा सकें। आएगा समझ में? चलिए पॉइंट नंबर 3 चले। देखो इधर पॉइंट नंबर 3 में अगर कहीं पे लिखा है NCA इक्वल टू NCB, अगर कहीं पे ऐसा लिखा है कि दो NCR, R की जगह यहाँ पे मैं A और B ले लेता हूँ, R की जगह यहाँ पे किसी ने A और B दे दिया, R1 R2 भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर किसी ने ऐसा दे दिया, इट इम्प्लाइज, अगर ये दोनों बराबर दे दिए ना तो इसका मतलब होता है कि A प्लस बी बराबर N होना चाहिए, और होता है। देखो अभी हमने सीखा था कि 10C3 हमने 10C7 के इक्वल लेके आए थे, लाए थे कि नहीं लाए थे? तो यहाँ पे ये A है और ये B है, इन दोनों का सम कितना आएगा? N के बराबर, बोले तो 10 के बराबर। तो 3 + 7 कितना आया? 10 आया था कि नहीं आया था? आया था ना। तो ये एक प्रॉपर्टी बन गई यहाँ पे, आ रहा है समझ में? चलिए अगली प्रॉपर्टी पे बात करें, प्रॉपर्टी नंबर या रिजल्ट नंबर 4, ठीक है। अब देखो रिजल्ट नंबर 4 क्या कहता है, सुनना। अगर कहीं पे लिखा है NCR प्लस NCR माइनस 1, इस रिजल्ट का आंसर, अब सुनना, इस रिजल्ट का आंसर होता है N + 1 CR। क्या होता है इस रिजल्ट का आंसर? N + 1 CR। अब हम कैसे याद रखेंगे सर? ऐसे देखो, दो NCR जैसे फॉर्म लिखे हैं, बीच में प्लस का साइन है, ऊपर सेम, C के ऊपर सेम और नीचे 1 का डिफरेंस दिख रहा है, 1 का डिफरेंस आपको यहाँ पे R और R-1 दोनों में 1 का डिफरेंस आ रहा है ना। तो ऊपर वाले में 1 ऐड कर दो, क्या कर दो? ऊपर वाले में 1 ऐड कर दो, और नीचे वाले में जो बड़ा होगा वो लिखा जाएगा। नहीं आया समझ में? आएगा। जैसे कहीं पे लिखा है कि 10C3 प्लस 10C2 इट कैन बी रिटन एज 11C3। वेरी गुड। ऊपर तो हमने सेम था तो 1 ऐड कर दिया, और नीचे 1 का डिफरेंस था तो जो बड़ा वो लिख दिया। अब कैलकुलेट कर लो बेटा, ये आंसर सेम आएगा, ये इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के। कैलकुलेट कर लेना आराम से। आ रहा है क्या समझ में? आ रहा है ना? ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है। अगली प्रॉपर्टी ये है, अगली प्रॉपर्टी थोड़ी सी ऐसी वियर्ड सी प्रॉपर्टी है, बट IIT वाले बड़ा उसको वो करते हैं। NCR को कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं, ऊपर N नीचे R और एक ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है ना, ऐसा भी लिखते हैं। और कुछ लोग इसको पता है NCR को सिर्फ CR भी लिखते हैं, सिर्फ CR लिख दिया।
अब एन आप अंडरस्टूड हो जाओ खुद से कि ऊपर एन है। आ रहा है समझ में? आईआईटी वाले बहुत ऐसा करेंगे, वो ऐसे नहीं लिखते सीधा सीधा, वो ऐसा लिख के देंगे। जैसे किसी ने C0 लिख दिया यहाँ पे, तो C0 का मतलब NC0, C1 लिख दिया तो NC1। आ रहा है समझ में? आ रहा है ना? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, देखो अब इसमें यहाँ तक कॉपी करो पहले। देखो 2 प्रॉपर्टी और हम यहाँ पढ़ेंगे एंड देन फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन करके बाइनोमियल पे जंप करेंगे, ठीक है ना। अगर आपसे किसी ने बोला NCR अपॉन NCR-1 की वैल्यू बताओ, किसकी वैल्यू बताओ? NCR अपॉन NCR-1, ठीक है ना। अभी कहीं मैंने सीक्वेंसिंग सीरीज में एक क्वेश्चन था जिसमें बाइनोमियल यूज़ हो रही थी, वहाँ इस प्रॉपर्टी का यूज़ करवाया था मैंने, अभी याद आएगा। देखो ऊपर NCR और नीचे 1 का अंतर, अब की बार ऐसा हो गया तो तब क्या करेंगे? तो सुनना, n में से जो r छोटा है, देखो ये दोनों r के फॉर्म में है, इन दोनों में छोटा कौन है? ये वाला r-1, 1 कम है ना, ये इससे 1 कम है, तो n में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। न्यूमरेटर में n में क्या करो? इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जैसे ही n में से r-1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो n माइनस r+1 हो जाएगा, आएगा। और इन दोनों में जो बड़ा है उससे डिवाइड लगा दो, अपन क्या आ जाएगा? r आ जाएगा। नहीं आया समझ में? आया क्या? देखो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और है लास्ट, NCR को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको बोलते हैं दांत उखाड़ो प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? दांत उखाड़ो, दांत उखाड़ दो इसके। जैसे कहीं भी लिखा है NCR, इसको कुछ लोग खरगोश प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, रेबिट प्रॉपर्टी। रेबिट होता है ना, उसके ऐसे 2 दांत निकल के बाहर आते हैं, ऐसे बनाते हैं ना हम सिम्बॉल, रेबिट का सिम्बॉल ऐसे बनाते हैं इस तरीके से। पुराने टाइम में जब टेक्स्ट मैसेज हुआ करते थे तो उसमें रेबिट का सिम्बॉल ऐसे माना जाता था, इस तरीके से, ये ऐसे। तो उसके 2 दांत दिखा देते थे और ये लगाए खरगोश जैसा, थोड़ा सा क्लोज बना दो इसको ऐसे, तो इसको खरगोश प्रॉपर्टी कहते हैं कुछ लोग, रेबिट प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो इस रेबिट के दांत उखाड़ने अब अपने को अगली प्रॉपर्टी में। तो दांत कैसे उखड़ते पता है? इसमें से ऊपर से n को खींचा और नीचे अपॉन करके r को खींच लिया दोनों को। NCR में से मैंने n और r बाहर खींच लिया, तो अंदर क्या बचा? अंदर बचेगा n-1 CR-1। आ रहा है क्या समझ में? ये होती है दांत उखाड़ो प्रॉपर्टी। आया समझ में? इसको आप जितना एक्सटेंड करना चाहते कर सकते हैं। कैसे? एक बच्चे के मन में आया कि नहीं सर और 2 दांत और उखाड़ लो, सर मज़ा नहीं आया, 2 दांत और उखाड़ लो, है ना, दांतों की दुकान खोलेगा। जैसे n/r तो था ही, n-1 r-1 को और खींच लो बाहर, तो क्या हो जाएगा? अब जब आप बाहर खींच रहे हैं ना, तो बाहर मल्टीप्लाई का साइन चलेगा, ये क्लियर कर लेना। इनटू क्या हो जाएगा? n-1 अपॉन r-1। तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा n-2 CR-2। एक एक कम होते जाएंगे, जैसे जैसे आप दांत उखाड़ोगे ना तो एक एक दांत कम होते जाएंगे, तो 1 1 सब्ट्रैक्ट करते चलो। इस प्रॉपर्टी को जितना एक्सटेंड करना है उतना एक्सटेंड कर सकते हैं। आया समझ में यहाँ तक की बात? इतनी सारी बातें कॉपी करो, फिर अब क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, अभी तक हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है या जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने पढ़े हैं NCR पर बेस्ड, कॉम्बिनेशन पर बेस्ड, उस पर एक क्वेश्चन है छोटा सा। क्वेश्चन क्या है कि इफ़ r जो है वो 2 के बराबर 2 से बड़ा है और n जो है वो r से बड़ा है, ठीक है ना, तो मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है, ठीक है। देखो मैं इस क्वेश्चन में एक हिंट लिख देता हूँ, वो हिंट ये है कि आपको ये एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। तो इसको, ये तो क्लियर समझ में आ रहा है ना कि ये क्या लिखा है? ये NCR लिखा है, अभी हमने पढ़ा है रेबिट प्रॉपर्टी जैसा ना, NCR लिखा है। ये क्या लिखा है? 2 टाइम्स ऑफ NCR-1। और ये क्या लिखा है? 2 टाइम्स ऑफ NCR-2 लिखा है, बस सिंपल। तो इसको आप पहले अच्छे से लिख लो कि ये NCR लिखा है और ये क्या लिखा है? 2 टाइम्स ऑफ NCR-1 लिखा है, प्लस ये क्या लिखा है? NCR-2 लिखा है। इसको अच्छा ये 2 बार लिखा है, इसका ये कहना है कि 2 बार लिखा है, 2 बार अलग अलग लिख दो। बस वही मैं हिंट देने वाला था कि इसको 2 बार अलग अलग कर दो। NCR-1 NCR-1 कर दिया और NCR-2 तो है ही, चल ही रहा है। अब क्या करें? पहले में, हाँ देखो अब इसमें प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी लग रही है, ऊपर सेम और नीचे 1 का डिफरेंस। कुछ याद आ रहा है? ऊपर सेम 1 का डिफरेंस, तो ऊपर हम 1 ऐड कर देते हैं, 1 ऐड कर दिया और नीचे जो बड़ा है वो लिख दिया। बड़ा कौन है दोनों में? r, ठीक है, प्लस 1 CR-1। इन दोनों में लगा दे वापस प्रॉपर्टी। देखो ऊपर सेम नीचे 1 का डिफरेंस, तो ऊपर हो जाएगा 1 ऐड कर दिया और नीचे जो बड़ा है, दोनों में बड़ा कौन है? r-1 बड़ा है, ठीक है ना, क्योंकि इधर 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उधर 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अब देखो इतना करने पर ऊपर वापस सेम हो गया, ऊपर सेम हो गया और नीचे 1 का डिफरेंस। आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? आ रहा है ना? इसमें प्रॉपर्टी लगी, इसमें लग गई। ऊपर 1 ऐड कर दिया तो n+2 c, इन दोनों में बड़ा कौन है? r, तो ऐसा हो जाएगा। अब जैसा उसने दिया था हम वैसा लिख के दे देंगे ब्रैकेट में, n+2 r। आया क्या समझ में? आया? IIT JEE
ठीक है, कॉपी करो। देखो क्वेश्चन अगला क्या है, क्या दिया है यहाँ पे 50C4 प्लस समेशन में लिखा है i इक्वल टू 1 से लेकर के 5, 55 माइनस आई C3, ठीक है ना। ये क्या है, काय का सिंबल है ये, समेशन। अच्छा इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, नहीं, सब्ट्रैक्शन ऐड। ऐड होता है। तो इसको पहले इसको समेशन को ओपन करेंगे हम पहले। आई की वैल्यू 1 से लेके 5 रखेंगे। हाँ चलो इसको एज इट इज रखें। यस। ये वाला मैं कर देता हूँ, ऐसा एक क्वेश्चन मेरे पास और है वो आप करके बताएंगे, ठीक है ना। प्लस आपके पास समेशन में i इक्वल टू 1 से 5 तक आपको जाना है, तो आप पहले यहाँ पे 1 रखो, तो 1 रखते ही 55 माइनस 1 दैट इज 54C3, सही है क्या। फिर 2 रखोगे तो कितना आएगा 50, बोलो 50C3 है ना, 53C3। फिर 3 रखोगे तो 52C3, 4 रखोगे तो कितना आएगा बोलो 51C3, और लास्ट में 5 रखोगे तो कितना आएगा 50C3 आ जाएगा। आएगा क्या। अब इसके बाद क्या करें, ये फर्स्ट वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म्स दोनों को प्रॉपर्टी से कंपेयर कर लें। अच्छा देखो यहाँ पे इसमें और इसमें प्रॉपर्टी लग रही है, देखो ऊपर सेम नीचे 1 का डिफरेंस, तो ऊपर एक 1 ऐड हो जाएगा, तो 51 और C इन दोनों में जो बड़ा है वो नीचे लिख दिया जाएगा। आ रही प्रॉपर्टी समझ में। अब इसको आप सोल्व करोगे किसके साथ, इसके साथ, आ रहा है समझ में। Yes. ऊपर सेम और नीचे 1 का डिफरेंस, तो कितना आएगा 52C4, C4 सही है ना। फिर इसको आप सोल्व करोगे इसके साथ 53C4, वेरी गुड 53C4, फिर इसको सोल्व करोगे इसके साथ 54C4, कितना आएगा 54C4, फिर इसको सोल्व करोगे इसके साथ तो कितना आएगा फाइनल आंसर बोलो। ऊपर 1 ऐड हो जाएगा और नीचे जो इन दोनों में बड़ा है 3 और 4 में बड़ा कौन है 4, तो 55C4 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आएगा समझ में, कॉपी किया जाए इसको। देखो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह अगला क्वेश्चन है, ये आप ट्राई करेंगे, अभी ट्राई करो जल्दी से। 4 ऑप्शन भी मैंने आपकी हेल्प कर दी है, ठीक है। ऑप्शन लिख दिए हैं, बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा जल्दी से। C4 आ रहा है, ऑप्शन बी जा रहा है। चलिए देखते हैं। देखो 95C4 तो एज इट इज रहेगा, इसको ओपन किया होगा समेशन को, j इक्वल टू 1 से 5 जाना है, पहले 1 रखो यहाँ पे 100 माइनस j दैट इज 99C3 प्लस 98C3 98C3 प्लस 97C3 96C3 एंड द लास्ट वन इज 95C3। ओके अब देखो इसको सेम फर्स्ट को लास्ट से सॉल्व करो तो कितना आएगा, ऊपर सेम नीचे 1 ऐड हो जाए, मतलब नीचे बड़ा हो जाएगा ना, बड़े वाले को ले लेंगे, तो ऊपर 1 ऐड कर दिया 96C4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे इसके साथ तो कितना आएगा 97C4, वेरी गुड। फिर इसको सॉल्व करोगे इसके साथ 98C4, वेरी गुड। फिर इसके साथ सॉल्व करो 99C4, फिर इसके साथ सॉल्व करोगे तो फाइनली आपके पास आ जाएगा 100C4। आप हर एक स्टेप को लिख करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। कॉपी किया जाए इसको। देखो मैंने 2 क्वेश्चन वो लिखे हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सारे प्रॉपर्टी पर ही बेस्ड है। देखो ऊपर क्वेश्चन क्या है, इफ 10C5 इक्वल टू a क्रॉस b क्रॉस 8C3 देन फाइंड a कॉमा b। ट्राई करेंगे आप, ठीक है बनाओ।
टाइम लग रहा है। क्या किया, 1 मिनट मुझे तो बता दो क्या किया इसमें। 10c5 खोला, खोल दिया। कैसे खोला? 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इसको। और इधर इसको भी खोल दिया होगा, फिर इसको इसके डिवाइड में ले लिया होगा। अरे भाई फिर पढ़ने का मतलब क्या हुआ? प्रॉपर्टी हमने पढ़ी ना। देखो यहाँ पे 2 कम हो रहा है और यहाँ पे भी 2 कम हो रहा है, दांत उखाड़ो प्रॉपर्टी। याद आया? देखो अगर मैं 10c5 में से ना एक एक दांत बाहर ले लेता हूँ तो देखो बाहर क्या हो जाएगा, 10/5, अंदर क्या बचेगा बोलो, 9c4 बचेगा। फिर इसमें मैं एक एक दांत और बाहर ले लेता हूँ तो 10/5 इंटू 9/4 बोलो 8c3 बचेगा कि नहीं बचेगा? अब देखो इसको कंपेयर कर लो इससे, तो एक ही जगह पर कितना आएगा बोलो, a आ जाएगा 2 और b आ जाएगा कितना 9/4। अब फर्दर इससे आगे वो आपसे a+ भी पूछ सकता है, a- भी पूछ सकता है, 2a+ भी बताओ, ये बताओ वो बताओ, बहुत सारी क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। बट जो हमारा अभी इसके करस्पॉन्डिंग सीखने का पर्पस ये था कि हम इसको देख करके वाली प्रॉपर्टी लगाना सीखें। आया समझ में? ठीक है, ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, समझ लो इसको भी, उसके बाद कॉपी कर लेना। क्वेश्चन है इफ NC10 इक्वल टू NC15। उसने बोला है कि ये दोनों बराबर है, तो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ 27CN। इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो अल्टीमेटली आपका पर्पस ये होना चाहिए कि मैं पहले n फाइंड करूं। अब n कैसे फाइंड करेंगे? a+b, ये 10+15। हाँ, एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि अगर कहीं पे लिखा है NCA इक्वल टू NCB देन a+b इक्वल टू n। याद आया? तो इसमें लगाएंगे, यहाँ पे भी लिख देता हूँ बाय प्रॉपर्टी, है ना। बाय प्रॉपर्टी हमने इसको सॉल्व किया है ताकि बाद में जब आप कॉपी को पढ़ो, रिवाइज करो चीज़ों को, तो याद आ जाए आपको। बाय प्रॉपर्टी, आप बाय प्रॉपर्टी इसको लगा रहे हैं, ठीक है ना। देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 + 15 इक्वल टू कितना जाएगा n। इट इम्प्लाइज n कितना है हमारे पास 25 आया। अब इसको उठा के रख दो यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 27C 25। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? 27 को 25 बार खोलेंगे ये तो ये ऐसे नहीं करेंगे, और नीचे 25 फैक्टोरियल को खोलेंगे। NC R-1 वाला वो n-r वाला लगा। हाँ, इसको आप पहले लिखो ना, आसान कर दो इसको, 27C2 लिखो ना इसको। NCR को आप NCn-r लिख सकते हैं ना, तो वो प्रॉपर्टी लगाओ। मैंने आपको सिखाया था कि जब r आधे से ज़्यादा है, अरे बहुत बड़ा है ना r, इसका हाफ कितना होगा 13 के आसपास। यस, नहीं, 13 से बड़ा है ना r आपका, तो n अगर r जो होगा अगर n के हाफ से बड़ा है तो इसको पहले इस प्रॉपर्टी से ब्रेक कर दो। अब इसको ओपन करो, 27C2 को कैसे ओपन करोगे? 27 को 2 बार खोला और नीचे a2 फैक्टोरियल को खोल दिया। और इसको आप सॉल्व कर लो, ये 13 टाइम्स कटेगा, 27 × 13 कर लो आप, कितना आ रहा है आंसर आपका? कर लोगे क्या? ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और प्रॉपर्टी पर बेस्ड, एंड देन फिर हम बाइनोमियल की तरफ अप्रोच करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मेन हमारे चैप्टर का नाम था बाइनोमियल थ्योरम। देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इफ n-1c3 + n-1c4 इज ग्रेटर देन nc3 देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख करके जो पहली बात स्ट्राइक होनी चाहिए माइंड में वो ये होनी चाहिए कि यहाँ पे ऊपर सेम और नीचे 1 का डिफरेंस, तो प्रॉपर्टी स्ट्राइक करनी चाहिए पहले। तो क्या प्रॉपर्टी लगती है? ऊपर 1 ऐड हो जाता है और नीचे इन दोनों में जो बड़ा है वो आ जाएगा। तो देखो ऊपर जब 1 ऐड करोगे तो n बच जाएगा, नहीं आया समझ में। और नीचे सुनना ध्यान से, नीचे कौन बड़ा है दोनों में? 4 बड़ा है, सही है ना, तो NC4 इज ग्रेटर देन NC3 हो जाएगा। सही है क्या? अब सुनना ध्यान से, अगर यहाँ पे इक्वल का साइन होता तो हम एक प्रॉपर्टी और लगा सकते थे कि a+b = n। याद आया? a+b = n। अब इक्वेलिटी नहीं है, ग्रेटर देन का साइन है, तो कोई बात नहीं ना, प्रॉपर्टी तो तब भी काम करेगी। नहीं आया सर? ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? बोलो, मैं क्या लिखूँ? n इज इक्वल टू कहाँ से ग्रेटर देन होगा? n ग्रेटर देन कितना? 4 + 3, सही है क्या? तो n ग्रेटर देन कितना? 7। लेकिन अब यहाँ पे एक डाउट आ रहा है मुझे, और वो डाउट आपको भी आना चाहिए कि सर जरूरी है n ग्रेटर देन 4 + 3 हो सकता है? सर मैंने 4 + 3 ग्रेटर देन n कर दिया तो क्या होगा? ऐसा भी तो हो सकता है। 7 से लेस वैल्यू तो 4 से नीचे। अब सुनना, अगर ऐसा कर दिया ना आपने तो n <7 हो जाएगा यहाँ पे। तो अब n <7 का मतलब n जो है आपका 7 से छोटा है,
1 तक कुछ भी हो सकता है। अब देखो आप सोचो कि ये लगाना चाहते हो या ये लगाना चाहते हो, अब आपको सोचना है। ये लगेगा, ये वाला लगेगा, क्यों? क्योंकि अगर ये लगाएंगे, अगर n की वैल्यू 4 से या फिर 3 से छूट के आ गई तो वो डिफाइन नहीं होगा। हाँ, ये डिफाइन ही नहीं होगा, क्योंकि एनसीआर में आपने पढ़ा है, अभी मैंने आपको बताया कि एनसीआर में एन जो होता है वो हमेशा आर के बराबर, आर से बड़ा होना चाहिए। तो अगर आपने यहाँ पे 7 से छोटा नंबर रखा, 6 चलेगा, 5 चलेगा, 4 तक भी चलेगा, लेकिन जैसे ही 3 रखोगे ना तो इसको दर्द हो जाएगा, इसको तकलीफ हो जाएगी 3 रख, आएगा समझ में? तो इससे अच्छा है कि आप इससे चलो, ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो बच्चे के माइंड में फिर सवाल कि सर तो फिर 6, 5 और 4 का क्या? ये भी तो सवाल हो सकता है ना। अब बच्चा सोचेगा कि सर मैं n ग्रेटर देन 7 यूनियन 6, 4, 5 तीन वैल्यू को मैं इंक्लूड कर सकता हूँ क्या? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? लेकिन बेटा फिर से वापस से सोचना, सपोज आपने 6 को इंक्लूड किया तो यहाँ पे आप इस इनइक्वलिटी में सेटिस्फाई करा के देखो कि क्या 6c4 बड़ा होगा 6c3 से, ये आपको सोचना पड़ेगा। अब आप तीनों वैल्यू पर इस इनइक्वलिटी को ट्रू करोगे और अगर हो गई ट्रू तो आप इसमें यूनियन लगा देना उन तीनों वैल्यू को। नहीं हो रहा है तब तो फिर पंगा ही नहीं है, तब तो ये आंसर, खूबसूरत आंसर दिख रहा है मुझे इधर। आ रहा है क्या समझ में? इसको ओपन करें, सॉल्व करके देखें। देखो 6c4 को आप 6c2 लिख सकते हो, इज ग्रेटर देन 6c3, सही है क्या? इसको सॉल्व करो, 6 × 5 अपॉन 2 × 1 इज ग्रेटर देन 6 × 5 × 4 अपॉन 3 × 2 × 1। ये 6 से 6 गया, इधर 2 3 जा, कितना आया इधर? 15 ग्रेटर देन 20। ओ माय गुडनेस, ये तो गलत हो गया। 15 ग्रेटर देन 20, लोग मारेंगे तुमको। तो इससे अच्छा है अपना दिमाग ज़्यादा मत लगाओ, ऐसा मत करना, दिस इज़ रॉन्ग। तीनों वैल्यू के लिए रॉन्ग जाएगा ये, चेक कर लेना बाकी की 2 वैल्यू पर। आप, मैंने 6 पर चेक करके बताया, 2 आप सोच लेना। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा कि n जो है वो 7 से बड़ा होगा, और 7 से बड़ा कुछ भी रख दो सेटिस्फाई करेगा इसको। आया समझ में? कॉपी करो इसको। देखो अभी हमारे चैप्टर की जो मेन हेडिंग है बाइनोमियल थ्योरम, उस पर लिखे, बात करेंगे। अब हेडिंग लिखो, बाइनोमियल थ्योरम। अब जिस थ्योरम का हमें इंतजार था, जिस थ्योरम को पढ़ने के लिए हम इतनी सारी बातें अभी पढ़ के आए, कितनी सारी बातें, पूरा एनसीआर हमने पढ़ा, कॉम्बिनेशन हम पढ़ के आए पूरा। अब वो समय आ गया कि बाइनोमियल थ्योरम को मैं इंट्रोड्यूस करूँ। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम को इन शॉर्ट हम बीटी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीटी। ठीक है, चलिए अब ये थ्योरम जो है, पहली बात तो ये अपने माइंड में क्लियर कर लो कि ये कहाँ कहाँ लगेगी और कैसे कैसे लगेगी। सुनना ध्यान से। तो अगर कहीं पे आपने किसी से कहा कि x + y की कोई पावर n दे रखा है आपको, तो क्या इस पे बाइनोमियल लगेगी? हाँ लगेगी, क्योंकि देखो 2 टर्म्स है और टर्म्स में ऊपर पावर n दे रखी है। ठीक है ना। अब देखना यहाँ पे मैं पावर को लेकर के एक बात क्लियर करूँगा अभी। अगर आपको किसी ने बोला कि x + y की पावर 7 खोल करके बताओ, ओपन करके बताओ, तो आप बोलोगे कि बाइनोमियल लगेगी या नहीं लगेगी? हाँ लगेगी, लगेगी। ठीक है ना, ये डिग्री है। क्या है ये? इस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री है। ठीक है ना, ओके। अगर आपसे किसी ने बोला कि आप a - b की होल पावर -2 ओपन करके बताओ, तब भी आप इसको लगाओगे, ओपन करोगे, कर सकते हो इसको 1/, ले जा करके ओपन कर लो। नहीं आया समझ में? बाइनोमियल तो तब भी लगेगी ना। ठीक है, लेकिन अगर आपको किसी ने बोल दिया कि 1 + x + x² की पावर जस्ट सपोज 5, क्या इस पे बाइनोमियल लगेगी? नहीं लगेगी। लगेगी। बाइनोमियल है नहीं। ये हालांकि बाइनोमियल नहीं है, क्या है ये? ट्राइनोमियल है। इसमें 3 टर्म्स है, बट जब भी ट्राइनोमियल की बात होगी ना, 3 टर्म्स की बात होगी ना, तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा, हम हिंदुस्तानियों की यही खास बात है, हम जुगाड़ करने में एक्सपर्ट होते हैं। इसको फर्स्ट टर्म मानेंगे, इसको सेकेंड टर्म मानेंगे। नहीं आया समझ में? मैंने क्या किया, 3 टर्म्स थी ना, तो उसमें से फर्स्ट को, मतलब 1 को फर्स्ट टर्म कंसिडर किया, एज ए मतलब फर्स्ट टर्म कंसिडर किया, बाकी की बची हुई 2 को मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। क्या कर दिया? ब्रैकेट में डाल दिया, और उसको मैंने सेकेंड टर्म कंसिडर किया। ठीक है, इस पे बाइनोमियल लगेगी अब, क्योंकि 1 और 1 2 टर्म, लेकिन इसके अंदर फिर से दोबारा बाइनोमियल लगा देंगे हम। नहीं आया समझ में? जब इसको ओपन करोगे तो दोबारा बाइनोमियल लग जाएगी एक और बार, अंदर ही अंदर। तो ट्राइनोमियल में भी बाइनोमियल लगती है, और ट्राइनोमियल के सारे क्वेश्चन हम बाइनोमियल से सॉल्व करेंगे। मैं बताऊंगा, हमारे सिलेबस में ट्राइनोमियल भी है, इवन मल्टीनोमियल भी है। ठीक है, तो वो जैसे अब 4 दे दिया, x + y + z, ऐसा दे दिया किसी ने, प्लस w की होल पावर सपोज 5 दे दिया, तो इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, इसको बाइनोमियल लगा के सॉल्व करेंगे, फिर अंदर ही अंदर इन पे वापस बाइनोमियल लगा देंगे। आया क्या समझ में? आ रहा है समझ में? तो बाइनोमियल कहाँ कहाँ अप्लीकेबल है ये क्लियर कर लेना।
ठीक है ना। अब सपोज किसी ने बोला कि नहीं हमें तो आप x प्लस यहाँ पे टर्म्स कैसी भी हो सकती है ना, एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन जेड, ऐसी भी कोई टर्म हो सकती है ना। टर्म कुछ भी हो सकती है यहाँ पे, कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, 1 अपॉन पी बाई क्यू किसी भी फॉर्म में हो सकता है। लेकिन अब ध्यान रखना, पावर अगर किसी ने दे दिया सपोज 3/2, अब बाइनोमियल नहीं लगेगी, नहीं आया समझ, अब बाइनोमियल नहीं लगेगी। तो यहाँ पे ये डिग्री को लेकर के एक बात क्लियर कर लेना कि डिग्री जो है, डिग्री बिलोंग्स टू इंटीजर। वेरी गुड, इंटीजर से बिलोंग होनी चाहिए डिग्री। कहाँ बिलोंग होनी चाहिए डिग्री? इंटीजर से बिलोंग होनी चाहिए, तभी बाइनोमियल लगेगा, वरना नहीं लगेगा। आई बात समझ में? पहली बात तो ये क्लियर कर लेना, ठीक है। ओके, अब बाइनोमियल थ्योरम होती क्या है वो मैं लिख देता हूँ। सपोज कोई एक एक्सप्रेशन हमारी मर्जी से हम कंसिडर करते हैं और उसको मैं एक्सपांड करता हूँ, उस पर मैं थ्योरम लगाता हूँ। सपोज यहाँ पे मैं स्टार लगा के लिख देता हूँ। आपको किसी ने एक एक्सप्रेशन दिया x प्लस ए, उसकी पावर n दे दिया। क्या दे दिया? पावर n दे दिया। और n क्या है? बिलोंग्स टू इंटीजर है, ठीक है ना। इस पर आपको बाइनोमियल लगाना है। क्या लगाना है? बाइनोमियल। तो देखो बाइनोमियल कैसे लगेगी, मैं पहले पूरा लिख देता हूँ, फिर पूरा मैं समझा देता हूँ आपको। आई होप थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे इसको कि मैं क्या लिख रहा हूँ ये। ठीक है, ये होती है बाइनोमियल थ्योरम। ये जितनी दिखने में जितनी खतरनाक है ना, उतनी है नहीं। अब मैं जिस तरीके से इसको एक्सप्लेन करूँगा ना, मेरी गारंटी है कि आप पहली बार में समझ जाओगे कि ये मैंने कैसे एक्सपांड किया है, कैसे ओपन किया है। सुनना ध्यान से। आपके पास दो टर्म्स थी यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म। अच्छा, बीच में प्लस का या माइनस का दोनों साइन हो सकते हैं। आया समझ में? दो टर्म्स के बीच में प्लस माइनस, देखो माइनस का भी साइन मैंने एग्जाम्पल में लिया था ना, प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, उससे पंगा नहीं करना। लेकिन तो फिर बच्चे के माइंड में दिमाग सवाल आता है कि सर तो फिर माइनस के लिए अलग होगी कुछ। मैंने बोला नहीं होगी, उसको मैं इसी से ओपन करके बता दूंगा। उस माइनस का जो पंगा आएगा ना वो ख़त्म करवा दूंगा मैं। अभी क्वेश्चन आने दो धीरे धीरे ना, थोड़ा पेशेंस रखना, ठीक है। अब मुझे इसको एक्सपांड करना है। मैंने कैसे एक्सपांड किया? देखो मेरे पास दो टर्म थी, बीच में प्लस का साइन था, पावर n थी। तो सबसे पहले मैंने NC0 ओपन किया। NC0 बोले तो NC0 NCR से कंपेयर करो ना इसको, NC0 NCR से कंपेयर होगा, ठीक है ना। NC0 जो फर्स्ट टर्म है ना इसकी बाइनोमियल की, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में उस फर्स्ट टर्म की पावर में इन दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस बोले तो इन दोनों को घटा के देखो, n में से 0 घटाया तो n, फिर पीछे वाले टर्म की पावर जो यहाँ लिखी है वो आएगा। समझ में आया ना? मामला प्लस का है ना, तो सब जगह प्लस लगा दिया मैंने, प्लस लगाया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो NC0 से हमारी शुरुआत हुई थी, अब हम शुरुआत करेंगे NC1 से। अगली NC1, NC0, NC1, NC2, NC3 से लेकर के NCn तक हम जाएंगे। सर NCn+1 तक क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि बेटा नीचे वाला n+1 हो जाएगा ना, वो इससे बड़ा हो जाएगा। यानी आपका r n से कभी भी बड़ा नहीं होता, n r के बराबर, सॉरी r n के बराबर और n से छोटा होता हमेशा, ठीक है ना। अरे ये हमने पढ़ा है कहीं पे कि NCR में जो n होता है ना वो हमेशा r के बराबर r से बड़ा होता है, या उल्टा समझ लो ना इसको कि r हमेशा n के बराबर n से छोटा ही होगा। दोनों इक्वल हो सकते हैं, तो इक्वल तक हम जा रहे हैं, NCn तक जा रहे हैं। आ रही समझ में बात? तो ये कोफिशिएंट को लेकर के बात क्लियर हो गई दिमाग में, ठीक है। देखो अब NC1 खुला, आगे वाले टर्म की पावर, इन दोनों का डिफरेंस, जैसे यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस लगाया था ना, वैसे इन दोनों का डिफरेंस n-1 आ रहा है समझ में। फिर पीछे वाले टर्म की पावर जो नीचे लिखा है वो आ रहा है, फिर प्लस का साइन। अब NC1 के बाद कौन आएगा? NC2। आगे वाला x की पावर कौन? इन दोनों का डिफरेंस। फिर a की पावर कौन? जो नीचे लिखा है वो आ रहा है समझ में। एंड सो ऑन, बढ़ते 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 बीच में एक r+1th टर्म आएगी। कौन सी टर्म आएगी? r+1th टर्म। उसको आगे जा करके हम जनरल टर्म कहेंगे। बाइनोमियल एक्सपांशन में जनरल टर्म का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। उसका फॉर्मूला ही लिखा है, ये फॉर्मूला है उसका, ठीक है ना। इस पर मैं बात करूंगा आगे, इसको मैं लिखूंगा अलग से। तो ये जो जनरल टर्म है r+1th टर्म, इसमें NCR आएगा, x की पावर कौन आएगा? n-r। इन दोनों का डिफरेंस, ऐसे बोलो तुम तो जैसे मैं बोल रहा हूँ, इन दोनों का डिफरेंस। आगे वाले में इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस n-r। फिर पीछे वाला जो a है यहाँ पे, उसमें जो नीचे लिखा है वो, ऐसे ओरली बोल के देखो ना, हमें किसको दिखाना है?
आपको बस समझना है, आपको लिखना आना चाहिए एक्सपांशन, कि सारा काम इसी पे होगा आप पूरे चैप्टर में। इसको जितना अच्छे से समझोगे उतना सही है, ठीक है। फिर एट द एंड आप बढ़ते बढ़ते गए, आखिरी आदमी कौन, एन सी एन, एक्स की पावर इन दोनों का डिफरेंस कौन, इन दोनों का डिफरेंस एन माइनस एन 0, फिर ए की पावर कौन जो नीचे लिखा है वो, आएगा समझ में, ठीक है। ये होता है बाइनोमियल थ्योरम। अब इस बाइनोमियल थ्योरम को लिखने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, वो तरीके मैं बता देता हूँ। इसको कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं, x प्लस ए की होल पावर n को कुछ लोग क्या लिखते हैं, सुनना ध्यान से, इसको लिखते हैं समेशन में r बराबर 0 से लेकर के n तक, NCR, x की पावर n माइनस r ए टू दी पावर r। इसको ये क्या है, सीरीज है, सबके बीच में प्लस का साइन है, तो इसको छोटा कर दो, श्रिंक कर दो, तो समेशन बन जाएगा। इसको ओपन करोगे तो यही मिलेगा। सोचो r बराबर 0 रखो तो NC0, x की पावर n माइनस 0 दैट इज n, a की पावर 0 दिख रहा है, ठीक है, प्लस r बराबर 1 रखो, NC1, x की पावर n माइनस 1 दिख रहा है, a की पावर 1 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। फिर से बढ़ते बढ़ते n रखोगे तो वही आएगा, NCn, x की पावर 0, a की पावर n आएगा समझ में। इसको ऐसे भी लिखते हैं कुछ लोग, ठीक है। इसको लिखने का एक तरीका ये भी है कि इसको कुछ लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़्यादा समझदार लोग होते हैं, जैसे कि IITian, वो कैसे लिखते हैं, इसका एक्सपांशन लिखते हैं C0 x की पावर n, क्या बोला मैंने, C0 x की पावर n, तो ये n का और इसका क्या हुआ, ये तो a की पावर 0 1 हो गया, इसको भूल जाओ, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था, अभी इसको मैं आगे लिखूंगा भी नहीं, पहली टर्म में ये खत्म हो जाता है, क्योंकि एक किसी की भी पावर 0 1 होता है, आ रहा है समझ में। इसको C0 क्यों बोला, क्योंकि मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी में सिखाया था कहीं पे कि NC0 को C0 भी कहते हैं, n आपको खुद को अंडरस्टूड करना पड़ेगा, आ रहा है समझ में। तो इसको C0 x की पावर n पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे C1 x की पावर n माइनस 1 इंटू ए, प्लस C2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2 एंड सो ऑन। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में खास बात क्या पता है, जो टर्म आगे लिखी होती है ना, उसकी हाईएस्ट पावर चढ़ती है, उसकी हाईएस्ट पावर चढ़ती है जो दे रखी है, और उसकी पावर एक कम होती जाती है। देखो n चढ़ा, एक कम हुआ, एक और कम हुआ, कम होते 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 x की पावर 0 तक चलेगा, आ रहा है समझ में। और जो पीछे एक्सप्रेशन में जो पीछे वाली टर्म है ना, उसकी लोवेस्ट पावर बोले तो 0 चढ़ती है, इसकी पावर 0 चढ़ी, फिर इसकी पावर एक बढ़ गई, एक और बढ़ती गई, बढ़ते 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 a की पावर n तक हम चले गए। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें वो आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात ये सुनना ध्यान से, इस पूरे एक्सपांशन में देखो पावर कितनी थी n, तो टोटल टर्म्स कितनी खुली n प्लस 1, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए, क्योंकि ये 0 से शुरू हो रहा है इसलिए n प्लस 1 टर्म्स इसमें खुलती है। बाइनोमियल एक्सपांशन की पहली प्रॉपर्टी यही होती है कि इसमें जितनी पावर होती है उससे एक ज़्यादा टर्म ओपन होती है। आप खुद ही सोच लो, समझ लो कि 0 से शुरू हो रही है बात, 0 से लेकर के n तक जा रहे हो। अब तो हम सीक्वेंस सीरीज पूरा पढ़ के आए हैं, 1 से लेकर के n तक टोटल टर्म्स n, 0 से लेकर के n तक टोटल टर्म्स n प्लस 1। आ रहा है क्या समझ में, आ रहा है ना। तो इसमें ये सारी बातें हैं, पहले इतना कॉपी कर लो, लिखेंगे सब चीज़।